क्योंकि ये सब क्वेश्चंस अगर आप फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एस्ट्रोनॉमी की तैयारी, स्पेसिफिकली तो एस्ट्रोनॉमी के लिए पूरे चांस आने के। अगर इसके ट्रेजेक्टरी को डिफाइन अच्छे से ना किया जाता, वर्टिकल फेंक पे और घुमा के फेंकने में क्या प्रभाव है और कैसे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाए, इस पे चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। 7 लाख न्यूटन का एक थ्रस्ट फोर्स इस रॉकेट के ऊपर लगेगा जो इसको लेकर जा रहा होगा। इंपॉर्टेंट है, कंटेनर का मास आप माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जब तक भैया गैस निकली तभी तो एक्सीडेंट होगा। हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल? आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले हमारे फिजिक्स लेजेंड आरके सर का, जिन्होंने इस पूरे चंद्रयान सीरीज को प्लान किया। और आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से रॉकेट को लॉन्च किया गया सर, और क्या क्या उसके एस्पेक्ट हैं, किन पे हम लोग बातचीत करेंगे। अब वो पूरी जो कहानी है चंद्रयान की, अर्थ सरफेस से उड़ के मून के सरफेस पे लैंड करने तक की, उस पूरी कहानी को हमने आपको लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज जो सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो रॉकेट है, ये जो हमारा लॉन्चर है, ये उड़ेगा और इसके आगे लगे हुए पेलोड जो कि हमारा जिसके अंदर रोवर है, जिसके अंदर हमारे लैंडर है, वो लेकर वो यहां से जाएगा। तो ये यहां से अर्थ सरफेस से उड़ के अर्थ की पार्किंग ऑर्बिट तक पहुंचने का सिलसिला आज हम कवर करेंगे सर। लेक्चर नंबर 3 जो इसके बाद होगा उसमें ऑर्बिटिंग कर देंगे। अर्थ के चारों तरफ मैनोवर 5 ऑर्बिटिंग होगी। 5 ऑर्बिट, तो 5 ऑर्बिट में धीरे धीरे वो अर्थ से दूरी कैसे बढ़ा रहा है, उसने कैसे कैसे दूरियां बढ़ाई, उसमें क्या क्या एलिप्स की ट्रेजेक्टरी लग रही है, क्या इसेंट्रिसिटी लग रही है, उन सब की कैलकुलेशंस हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस अगर आप फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एस्ट्रोनॉमी की तैयारी, स्पेसिफिकली तो एस्ट्रोनॉमी के लिए पूरे चांस आने के। और हम लोगों ने क्वेश्चन भी, हम लोगों ने क्या बोले, सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए बेस्ड ऑन दोस कैलकुलेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो पहली चीज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं FYQ। FYQ का मतलब हो गया सर फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। सही कह रहे एकदम। तो ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं, INPHU में आया था, तो इस बार हो सकता है आने के बहुत चांसेस है। क्योंकि स्टेप 1 पे तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 2 अर्थ के चारों तरफ घूमना, अपनी ऑर्बिट को बढ़ाते चलना, फिर ऑर्बिट से निकल के मून की ऑर्बिट में एंट्री, हाईवे पकड़ के, लूनर हाईवे पकड़ के मून की ऑर्बिट में एंट्री करना, और फिर मून के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से अंदर आना, अपने आप को वापस से डीएक्सिलरेट करते हुए मून की ऑर्बिट में घूमना, और फिर मून की ऑर्बिट को धीरे धीरे छोटा करते हुए मून की सरफेस पे लैंड करना। ये सारी प्रोसेस को हम लोगों ने फर्दर ऑन आगे 3 लेक्चर्स में और तोड़ा हुआ है, जिसमें सेकंड लेक्चर हम यहां पर कवर कर रहे हैं। 3rd अर्थ के चारों तरफ घूमने की कहानी, 4th मून के चारों तरफ घूमना और अर्थ से मून तक जाना, ऑर्बिट चेंज करना, अर्थ मून की ऑर्बिट में पहुंचना, वो कैसे होगा वो समझाएंगे। और फिर लास्ट लेक्चर में हम उसकी सॉफ्ट लैंडिंग, वहां पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और कैसे चंद्रयान 2 फेल हुआ था, और उस सब चीजों पे चर्चा हम लोग उसमें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार बहुत इंपॉर्टेंट से लेक्चर को। तो सर शुरू किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल लिफ्ट, इट्स डिमेरिट एंड इंप्रूवमेंट। इसमें वो है कि अगर वो सीधे से चलता है तो ग्रेविटी कितना लॉसेस होगा, उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए वो जो ग्रेविटी, चलिए ये क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेते हैं एक बार। तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन आप सब लोग जल्दी से कमेंट में बताना, यहीं पर इसी को टैग करके, कि आपको क्या लगता है। सर 1 सेकंड पेन दीजिएगा, कि अगर अर्थ से निकला, क्योंकि सर जो बात एक्सप्लेन कर रहे हैं वो पहले उसको चाहूंगा पूछूं आपसे, कि अगर अर्थ हमारे पास कुछ इस तरीके की है और अर्थ की सरफेस से अगर ये रॉकेट जाता है, और मान लीजिए यहां पर ये इसकी पार्किंग ऑर्बिट है, तो इसको ये कैसे जाता होगा, इसके जाने का तरीका क्या है? यहां से सीधे वर्टिकली जाएगा और फिर यहां पर जाके ऐसे घूम जाएगा, या ये कुछ ऐसे घूमता हुआ जाएगा, सोचिएगा बिल्कुल ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस जाके फिर यहां से ऐसे ऑर्बिट को गेन कर लेगा। तो इनमें ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, 1 या 2? पहले तो आप लोग कमेंट करके बताओ, और हम लोग भी अब एक्सप्लेन करने जा ही रहे हैं तो कमेंट का ज्यादा मतलब रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके उनमें क्वेश्चन उठा हो कि यहां से ऐसे जाके ऐसे क्यों नहीं जा सकता है, वो क्यों ऐसा है कि सीधे जाके यहां से ऐसे घूम जाए, और क्यों इतना लंबा पाथ क्यों घुमाना, उस दोनों के कारण बड़े इंपॉर्टेंट है। जल्दी से गेस करें मन में, आई थिंक इंपॉर्टेंट है बहुत। तो और सर मैं सोच रहा हूँ कि हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको प्रॉपर्ली टेस्ट की तरफ से देना चाहिए। तो मैं ये चाह रहा था एक बार इमेजेस में दिखा दें, ठीक है? तो कोई बच्चा अगर ऐसा चाहता है कि पूरे 17-18 क्वेश्चन जो है उसको पहले हम अटेम्प्ट कर रहे हैं,
उसके बाद हम लेक्चर को आगे बढ़ा के आंसर देते हाँ, तो उनके लिए एक बार हम शोकेस कर देते हैं। तो आप सबके पास हम लोग टाइम दे रहे हैं, पहले ये पैसेज को पढ़ लीजिए। थोड़ा सा समय आपको दिया जा रहा है कि आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें। एक एक करके हम पेज पलटते जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट आप पॉज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉज कर लीजिए। हम ये समय इसलिए दे रहे हैं कि आप पहले सेल्फ ट्राई जरूर करें, फिर इसके बाद इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इन सबके सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं, तो डोंट वरी। सेकेंड क्वेश्चन, आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आप अपने वीडियो को तभी प्ले करें जब आपने ये पढ़ लिया हो, इसके आगे आप आ गए। अब थर्ड सेकेंड पे आप पॉज कर लें। यहां पर पॉज कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको अप्रोच मिलेगी, फिर हम लोग समझाएंगे तो क्लियर होगा। ज्यादा अच्छा। फोर्थ, फिफ्थ, वीडियो को वीडियो की तरह ना देखा जाए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो नहीं है, ये लर्निंग प्रोसेस है और इसके थ्रू सीखना है। तो जब आप पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे तो बेहतर सीख पाएंगे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेज, एल लिक्विड फ्यूल वाले सर बूस्टर्स आ गए हैं। क्या टोटल मास है? पॉज जरूर कर दें। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तब तक इस वीडियो को आगे नहीं देखने की आवश्यकता है। आप पहले क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आपने पिछले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए तो प्लीज पहले अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट पढ़ो, एटलीस्ट एक बार पेन चलाओ, ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़े, है ना। आप फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी हल्की फुल्की चीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप पहले अपने आप को सीरियसली उस चीज पर डिवोट करें, ठीक है। 8th क्वेश्चन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। 9th, थर्ड स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं। आप हमारी स्पीड से कुछ आकलन ना करें, आपको पॉज करना है, ये याद रखें। 11th, 12th, 13th, 14th, 15th। सर आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे, यहां पे स्टार मार्क कर देते हैं। ये स्टार मार्क हो गया आपका, क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इससे डिफरेंस समझ में आएगा। जब सॉल्व करेगा तो उस पर लगेगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहां से कहां आ गए हम। मतलब ग्रेविटी के प्रभाव को आप समझ पाएंगे। अब इसका ग्रेविटी का मैन्यूवर आई थिंक यहां थोड़ा समझाना पड़ेगा। पैराग्राफ पढ़ेंगे लोग ना, हाँ समझ जाएंगे सब। समझना है, पैराग्राफ है ये पूरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पैराग्राफ है, और ग्रेविटी का कैसे इफेक्ट है उसको यहां पर देखना है। बेस्ड ऑन दिस बिगर पैराग्राफ, थोड़ा सा अच्छा है, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो सर रिकमेंड ये किया जाए बच्चों को कि आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लें। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ। कि आप रादर आप समझने की कोशिश करिए, बट ये रिजल्ट हम लोगों ने का मतलब थॉमसन साहब ने निकाला हुआ है, तो क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी तगड़ी है, तो रादर देन कि आप उसकी मैथमेटिक्स में भी फंसे, उसके लिए रिजल्ट आपके सामने डायरेक्टली दिया है कि किस तरीके से वेलोसिटी वेरी करेगी विद वाई, तो उसका यूज आप डायरेक्टली कर लीजिए। आप मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि वो थोड़ा सा बिगर पार्ट है, उसके डिफरेंट। हाँ, इसीलिए दिया ही है कि आप उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में इन्वॉल्व ना हो, अपने आप को पजल्ड ना करें, क्योंकि वो आवश्यक नहीं है, इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री कंडीशंस को यूज करना है, बताना है। ये इसके आंसर्स हैं, इसके सारे आंसर्स। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सर आ जाओ, जो आपने सॉल्व किए हैं आपकी नहीं, अब आप अपने आप को मार्क दीजिए कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, और फिर अब हम लोग शुरू करते हैं। तो एक बार सर पूरा, एक बार पहले पूरा फ्रेमवर्क समझा देते हैं। आप बताओ कि सर किस तरीके से, अब हम वापस चलते हैं, हमने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया गया है, कि जैसे फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट पैसेज में हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये दो बूस्टर्स हटेंगे,
सेकंड स्टेज में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस सेकंड जो मिड बूस्टर है इसका इफेक्ट क्या रहेगा। इफेक्ट वाला है। हाँ, और यहाँ पे क्रायोजेनिक बूस्टर, क्रायोजेनिक इंजन जो यहाँ पर लगा हुआ है ये थर्ड बूस्टर। तो ये 3 स्टेज बर्निंग जो है उसको पहले पैराग्राफ में हमने एक्सप्लेन किया। सेकंड पैसेज में हमने एक्सप्लेन किया है अबाउट द पाथ ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जो इस पूरे का धीरे धीरे बदल रहा हो, राइट। तो 2 स्टेप्स हैं। पहला हमने इसकी बर्निंग के करस्पॉन्डिंग इसके द्वारा गेन किया जाने वाली स्पीड कैसे होगी, वो बर्निंग में कैसे होगा। तो बेसिकली सर वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम। आज हम लोग ना सिर्फ इतने पार्ट की कैसे ये वर्क किया है आज इसको हम इस पे कवर कर रहे हैं, और इसका ट्रेजेक्ट्री पे, इसकी ट्रेजेक्ट्री पे। और ग्रेविटी अगर इसके ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन अच्छे से ना किया जाता, वर्टिकल फेंक पे और घुमा के फेंकने में क्या प्रभाव है और कैसे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाए, इस पे चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। तो आइए सर शुरू करते हैं। अब इस कंप्रिहेंशन में लिखा हुआ है कि इसका नाम भी है इस रॉकेट लॉन्चर का LV-M3 M4 will carry Chandrayaan-3 of its design designated orbit. The 3-stage vehicle is India's most powerful launcher to date. In each stage, the ratio of container mass to fuel mass is 0.1. मतलब ये अब कैलकुलेशन यूज होगा कि हर स्टेज के अंदर कंटेनर का मास और फ्यूल का मास का जो रेशियो है वो 0.1 है। और जो कंटेनर मास विदाउट फ्यूल, जैसे कि अगर मैं इसको ले रहा हूँ, ये कंटेनर है, फर्स्ट स्टेज का कंटेनर, इस कंटेनर का मास और उसके अंदर जो गैस है उन दोनों का रेशियो 0.1, मतलब गैस का मास ज्यादा है कंपेयर टू कंटेनर होना। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये 10 किलो का कंटेनर है तो इसके अंदर लगभग 100 किलो की गैस भरी हुई है, 0.1 का रेशियो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। एंड द एग्जॉस्ट स्पीड इज 3.5 किलोमीटर पर सेकंड। इससे जो गैस बाहर निकल रही है 3.5 किलोमीटर पर सेकंड से बाहर निकल कांस्टेंट रिलेटिव टू द इंजन के रिस्पेक्ट में 3.5 है, जो कि भी रिलेटिव हम लोग यूज करते हैं। वो 3.5 किलोमीटर पर सेकंड का हम मान लेते हैं कि लगभग ये स्पीड होगी। एवरेज आउट होता है बच्चे, धीरे धीरे हम लोग बात कर रहे हैं, सिचुएशन पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम एक एवरेज आउट बात कर रहे हैं। Note that at the end of each stage, when the fuel is completely exhausted, the container drop off immediately without affecting the velocity of the rocket. Ignore gravity. इस पार्ट के लिए हम ग्रेविटी को इग्नोर करके चल। ये लाइन का मतलब है कि जैसे ही मान लीजिए फर्स्ट स्टेज का गैस खत्म हो गया तो सेकेंड स्टेज बर्न कर रहे, उसके पहले ही ये जो कंटेनर है वो इससे हट जाए, ताकि उसका जो मास है उसको इसको ढोना ना पड़े, नहीं तो उसके लिए एक्स्ट्रा कम हो जाए। एग्जैक्टली। तो ताकि ये तुरंत, और यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी मोटर्स लगी होती हैं जो विदाउट अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ द मेन उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी मास ऑफ दिस स्टेज, कंटेनर का मास आपको देगा स्टेज बूस्टर, ये जो पहला स्टेज बूस्टर है, इन दोनों का जो एम्प्टी मास ऑफ दिस स्टेज ओनली कंटेनर इज 30,000 kg। 30,000 kg मतलब इसके अंदर अगर गैस नहीं है तो इसका सिर्फ कंटेनर का जो मास है वो 30,000 kg। स्पेसक्राफ्ट इंजन इजेक्ट मास एट रेट ऑफ dm/dt इज 2000 kg पर सेकंड, ठीक है। जो गैस बाहर निकल रही है उसका जो मास पर सेकंड है 2000 kg पर सेकंड, ठीक है। तो अब इस पर बेस हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द फर्स्ट स्टेज चैम्बर कंटेनिंग द फ्यूल एंड कंटेनर। तो अब फ्यूल एंड कंटेनर का पूछा गया, आई थिंक मास ऑफ द कंटेनर सर गिवन है। तो मास ऑफ द कंटेनर आपको दे दिया गया है 30,000 kg। तो मास ऑफ फ्यूल कितना होगा, क्योंकि इनका रेशियो जो है वो आपको दे दिया गया है, इसका रेशियो आई थिंक 0.1 मास ऑफ द फ्यूल अपॉन 0.1 अपॉन मास ऑफ द फ्यूल, इसको 1 कर देते हैं। तो मास ऑफ द फ्यूल बेटा अगर आप निकालोगे दैट्स कम्स आउट टू बी दिस मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 30। तो 3 लाख kg मास ऑफ द फ्यूल होगा उसके अंदर, और कंटेनर का मास 30,000 किलो है। तो अगर टोटल मास की बात करेंगे तो टोटल मास अगर हम बात करेंगे तो मास ऑफ द कंटेनर प्लस मास ऑफ द फ्यूल दोनों आ जाएगा, दैट इज 3,30,000 किलोग्राम। तो परफेक्ट ऑप्शन कम्स आउट टू 3.3 into 10 की पावर 3 परफेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, राइट। तो कितनों का सही आ गया है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था सर, ये तो आईपीएचओ लेवल है। लेकिन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे हम आपकी चीजों को बढ़ा रहे हैं। व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू इजेक्टेड गैस इन द फर्स्ट स्टेज? कितना इजेक्टेड फर्स्ट थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा होगा? तो सबको पता ही है सर, थ्रस्ट फोर्स कितना, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम बात करें तो बच्चा जो फोर्स हो जाएगा एफ थ्रस्ट वो किसके बराबर हो जाएगा? वी आर इंटू
डीएम बाई डी, राइट। यहां पर डीएम बाई डी नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रेडियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो वी रेडियम हमको दे रखी है 3.5 किलोमीटर पर सेकंड, इसको 10 की पावर 3 से कर देते हैं और मल्टीप्लाइड बाई डीएम बाई डी हमको दे दिया गया था 2000 केजी। तो यहां से अगर मैं थ्रस्ट फोर्स की बात करूंगा तो ये 3.5 7 और 10 की पावर 6 न्यूटन का एक फोर्स लग जाएगा, जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा 7 लाख न्यूटन, 7 लाख न्यूटन का एक थ्रस्ट फोर्स इस रॉकेट के ऊपर लगेगा जो इसको लेकर जा रहा होगा, जिसको हम बोल सकते हैं 7000 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये तो हो गया आई थिंक सेकंड। सर ये तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, बच्चों को बता रहे हैं। देखो कई बच्चे जज कर, सॉरी ये तो आपने क्या बेटा, INPHO का 2008 अभी मैंने कराया सर, क्लास में कराया था वेरिएबल मास में, तो उसमें भी सब बच्चों को ऐसा लगा उसको करना ही क्या था, L log M/N है ना। तो करना कुछ नहीं होता, करना इतना ही होता है बस। कई बच्चे ना इतना बड़ा पैसेज पढ़ के ही बोल जाते हैं, तो आप अभी हमारे साथ खड़े इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन इतने ही आसान होते हैं, बस अगर आप अच्छे शिद्दत से काम करें। पैसेज का सब मतलब ही होता है कि आप पैसेज सही से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिए बस। वेरी गुड। तो सर थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। व्हाट द वेलोसिटी v ऑफ द रॉकेट गेन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज बर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट गिवन दैट द टोटल इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग फ्यूल इज अप्रोक्सीमेटली 500 into 10 की पावर 3 kg। ये कह रहा है कि गिवन द टोटल इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग फ्यूल, मतलब पूरे रॉकेट का मास है वो इसके बराबर है। बिल्कुल सही है। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, सर इतना पेन से करिए सर। जब हम वेलोसिटी गेन की बात करते हैं वो होता है v रिलेटिव। सर ये डिराइव ही कर देते बच्चों के लिए, पता ही होगा वैसे। ये तो बच्चों को पता रहता है, ये पता होगा ना, v dm by dt। आपने सिर्फ इधर उधर थोड़ा बहुत टुकुम करना है, आंसर निकल के आ इसके बिना तो बच्चे कैसे वायरल मास सिस्टम पढ़े नहीं होंगे, इसका मतलब। हाँ टीचर ने क्लास में पढ़ाया होगा वायरल मास सिस्टम पे, जरूर फॉर्मूला डिराइव किया होगा। हाँ मतलब मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी एग्रीड हूँ आपसे, लेकिन फिर भी एक बार बता देते सर, मेरा मन नहीं मान रहा है। नहीं हाँ जरूरत है, अरे बता दो सर क्या करना है। कोई नया आएगा तो पता नहीं कहां से आएगी, फॉर्मूला कहां से आ गया। अगर बच्चा अगर ये सोच रहा है, अगर सेंट्रल मास पढ़ा है, हाँ सेंट्रल मास पढ़ा है और उसमें अगर उसका वायरल मास कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, हाँ तो उसको ये जरूर पढ़ाया गया। अगर वो नहीं पढ़ाया गया मतलब उसके साथ गलत किया गया, तो ये आपके साथ पाप हुआ है अगर आपने नहीं पढ़ाया। और आपको नहीं लग रहा है अगर किसी टीचर ने इसको डिराइव नहीं किया क्लास के अंदर, तो बिल्कुल फिर वो वायरल मास पढ़ाया कैसे? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अगर नहीं किया गया तो हम उस गलती को सुधार देते हैं। रुक जाइए आप। तो जो फोर्स होगा वैसे लिख देते थे, एफ थ्रस्ट जो लग रहा है वो आपको वही नेट फोर्स जो होगा आपका, वो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स, तो वही आपका मास इंटू एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग निकल के आ जाएगा। नेट फोर्स जो आपका हो गया वी आर इंटू डीएम बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू एम इंटू डीवी बाई डी टी। तो आई थिंक सर यहां से डीएम बाई एम और ये आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट ऑन दिस। हाँ माइनस, क्योंकि यहाँ पे डीएम बाई डी टी नेगेटिव है तो माइनस साइन जरूर लगा दें, ये मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो बस इट इज वेरी सिंपल रूल ऑफ दिस वन, उससे कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी कुछ आ जाते हैं यूट्यूब है। VR क्वेश्चन इधर दिया गया था 3.5 किलोमीटर पर सेकंड। परफेक्ट सर। ठीक है, पहले इनिशियल मास पूरे सिस्टम का दिया गया, रख लेंगे 5500 और उसके बाद 300 स्टेज बर्न होगा, उसके बाद जो बचा हुआ मास होगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3.3 330 इंटू 10 की पावर 3, तो इसको माइनस कर देंगे सर तो 170 इंटू 10 की पावर 3 बच जाएगा। मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 70 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी 50/70 और यहाँ से लगभग ये अगर आप बात करें तो 2.5 हो जाएगा, 17×51 3। आपने इसको 1 कर दिया, एक सेकंड। तो बच्चों एक छोटा सा यहाँ पर 170 का एक थोड़ा सा एक वो सर एरर, यहाँ पे माइनस गलत कर दिया हम लोगों ने। आई थिंक हमने टोटल मास माइनस कर दिया है, क्योंकि यहाँ 2.5 से मुझे देख के आइडिया लग गया है कि कुछ गड़बड़ हो गई बात। तो इसको हाँ गैस का मास, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट थी, 350 टोटल मास था इंक्लूसिव ऑफ द कंटेनर। तो हाँ, क्योंकि एक्सीलरेट तभी तक हुआ होगा जब तक फ्यूल निकला होगा। इंपॉर्टेंट है, कंटेनर का मास आप माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जब तक भैया गैस निकली तभी तो एक्सीलरेट होगा। तो फाइनल मास 170 नहीं होगा बेटा, इट इज एम फाइनल जो हो जाएगा दैट इज 500 माइनस 300 इंटू 10 की पावर 3, तो दैट गोज टू 200, 200 गुणे 10 की पावर 3, 2.5 हो जाएगा। तो 3.5 या LN 2.5 के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 हमने बोल दी है, तो ये हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। फर्स्ट स्टेज बर्निंग के बाद
जो स्पीड वो गेन कर रहा है वो 3.5 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड गेन करेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड पार्ट इसका आंसर है। बिल्कुल सही। इसके तुरंत बाद क्या होगा कि ये जो हम मास गलती से घटा दिए थे, अब वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगी, तो स्पीड यही रहेगी, लेकिन स्पीड में उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, तो ये याद रखना। वो बिना थ्रस्ट दिए बाहर निकलता है। हाँ, लिखा हुआ है कंटेनर ड्रॉप ऑफ इमीडिएटली विदाउट अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द फर्स्ट स्टेज बर्निंग। तो पहले स्टेज बर्निंग पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें, तो ये जो थ्रस्ट फोर्स हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये थ्रस्ट फोर्स लगातार कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वी आर कांस्टेंट है और डी बाई डी दोनों चीजें कांस्टेंट है बेटा, तो हमारा थ्रस्ट फोर्स मैक्सिमम तब आएगा जब ज्यादा से ज्यादा मास कम हो चुका निकल चुका करेक्ट बर्निंग के अंदर। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन गेन करेगा वो हम लोग लिखेंगे थ्रस्ट फोर्स, जो कि था 7000 किलो न्यूटन, इतने के बराबर फोर्स था, और मास बचेगा 7000 किलो न्यूटन। तो ठीक है, और उसके बाद जो मास हमारा बचा होगा, ठीक है, गैस के अलावा वो अपने पास हो गया था 200 200 into 10 की पावर 3 200 into 10 की पावर 3 इतना केजी मास हमारे पास बचा था पहले स्टेज गैस के बर्निंग में। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, जब एंड हो रहा होगा प्रोसेस, जब फ्यूल अबाउट टू एंड है, उस समय पर हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस समय पर हमारा मास मिनिमम होगा। और ये वैल्यू आ रही है 3.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कायदे से, तो ये अर्थ की ग्रेविटी से करीब 3.5 गुना ज्यादा स्पीड पे जा रहा है। तो उसमें बैठे पर्सन की जो हालत होगी, अगर हम जी फैक्टर की बात करें तो 4.5 चला जाए एग्जैक्टली 3.5 का जी है, इससे तो एक्सेलरेट हो रहा है 10 प्लस। जब जी फैक्टर की हम बात करेंगे तो 4.5। अच्छा एक बच्चों आप लोग एक कमेंट करके बताओगे इसका जी के कारण होता क्या है, मतलब अगर जी फैक्टर इतना ज्यादा हो तो ह्यूमन बॉडी के साथ क्या होगा और इसके क्या प्रभाव होते हैं, हम डिस्कस भी करेंगे सर। एक बात हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, और इस जी इफेक्टिव का प्रभाव आपको बताना है जब एयरप्लेन टर्न करते हैं। तो एयरप्लेन टर्निंग के दौरान भी हमारे जितने भी फाइटर जेट्स भी होते हैं उनकी भी एक टर्निंग रेडियस होनी चाहिए। अगर एक बहुत जल्दी इमीडिएट टर्न करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है, वो पायलट ब्लैकआउट हो जाएगा और वहां पर होगा एक बहुत बड़ा बवाल। क्या होगा वो बवाल, वो जी इफेक्टिव। यहां से आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वेसल्स भी परेशान हो जाती हैं। तो खैर इस पर कमेंट करके बताएंगे लोग कि कैसे होगा काम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज बर्निंग, कितने समय तक उसमें पहले स्टेज की बर्निंग लगी। तो जो टाइम बर्निंग होनी चाहिए, वो गैस कितना फ्यूल है और पर सेकंड कितना फ्यूल बर्न कर रहा है, उसका रेशियो उसकी बर्निंग होगी। हाँ, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज बर्निंग, राइट। हाँ, तो गैस हमने कितना निकाला था, गैस था शायद 30,000 किलो। हाँ 30,000 कितना केजी गैस थी। हाँ, अपॉन और 2000 केजी पर सेकंड जा रही है, 2000 केजी पर सेकंड से बाहर निकल रही है, 2000 केजी पर सेकंड से गैस बाहर निकल रही थी और 300 केजी किलो का गैस था। बिल्कुल सही। तो इससे टाइम आ जाएगा हमारा, ये 3 से 3 कैंसिल 150 सेकंड, लगभग 2.5 मिनट। तो 2.5 मिनट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बर्निंग जो होती है। 2.5 मिनट में अपना जो रॉकेट है वो एक स्पीड गेन करता है, वो फर्स्ट राउंड ऑफ बर्निंग को डिफाइन करता है, दैट इज 35 मीटर पर सेकंड, और जो स्पीड की वैल्यू होती है वो लगभग 3.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड वो गेन कर लेता है इन द फर्स्ट 2.5 सेकंड स्टेज ऑफ बर्निंग। तो पहली स्टेज ऑफ बर्निंग सर यहाँ पे अपने आती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ बर्निंग की तरफ, जहां पर लिक्विड फ्यूल बर्न करना शुरू करता है। एम्प्टी मास ऑफ दिस कंटेनर इज गिवन एज 9000 केजी, और यहां पर रेट ऑफ मास इजेक्शन जो होता है वो 600 किलोग्राम पर सेकेंड होता है, जो कि कम पहले 2000 था, याद रखना है। इसी पर बेस्ड 6 क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सेकंड स्टेज चैम्बर कंटेनिंग फ्यूल एंड कंटेनर। तो वापस सेम क्वेश्चन हो गया सर। तो मास ऑफ द कंटेनर आपको गिवन हो गया है, कंटेनर का मास आपको दे दिया गया सर 9000 केजी। तो अगर 9000 केजी कंटेनर हो जाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर फ्यूल जो होगा वो 10 गुना हो जाएगा इससे, तो 10 टाइम्स 10 इंटू 9000 तब 90,000। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे एम टोटल, तो आप क्या बोलोगे सर 90,000 प्लस 9,000 तो कितना आ जाएगा 99,000 केजी, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर अपने पास 99 इंटू 10 की पावर 3 केजीज, राइट।
नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, बोला गया व्हाट इज द एडिशनल वेलोसिटी गेन्ड फ्रॉम द सेकंड। बेटा याद रखना यहां पर एक टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस इज एडिशनल, क्योंकि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी हम सारा का सारा कैलकुलेशन जो है वो हम इन द फ्रेम ऑफ रॉकेट ही कर रहे होते हैं, वो आसान भी रहता है और वो इजी भी रहता है और वो समझना भी बड़ा आसान है। तो हम उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो भी स्पीड दी जा रही है वो रॉकेट के फ्रेम में दी जा रही है, तो उसकी स्पीड कुछ भी हो, थ्रस्ट फोर्स वही रहेगा, एक्सीलरेशन वही रहेगा, तो करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए हम एडिशनल वेलोसिटी कितनी गेन की वो हम देखेंगे और पहले वाले में जोड़ देंगे, ठीक है ना। नहीं, इसमें पता करना है एडिशनल वेलोसिटी मतलब कितना एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन किया, उसको फिर टोटल निकालेंगे, पहले वाले में जोड़ देंगे, तो पहले में जो हाँ वही मैं कह रहा था। तो कैन टेक डेटा फ्रॉम क्वेश्चन 3, ln 17/8 गिवन है 0.8। तो अब यहां से अभी हम लोगों ने बताया भी वेरिएबल मास से v बराबर vr इंटू dm/dt, सॉरी ln m फाइनल m इनिशियल अपॉन m फाइनल। तो बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो m इनिशियल मास इनिशियल अगर आप देखेंगे तो आपको पहले बताया गया था वहां पे 2000 केजी बचा था, सॉरी 200 इंटू 10³ केजीज बचा हुआ था, तो 200 गुणे 10³ और मास फाइनल कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर यहां पर 90,000 किलो का फ्यूल है, अगर 90,000 किलो का फ्यूल हट जाएगा तो 90 इंटू 10³ हट जाएगा, तो बचेगा कितना, आपने कहा 110 गुणे 10³, ये मास फाइनल बचने वाला है। तो मास फाइनल हो गया 110। देख लो बेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ यार, इसमें फिर यार मास इनिशियल एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मास इनिशियल जो हमारे पास था वो 200 और यहां से अपने पास ये दोनों हट गए थे सर, याद है ना। तो ये टोटल जो अपने पास वेट आ गया सर, ये 330 केजी कंटेनर प्लस ये जो दोनों हट जाएंगे 500 में से 500 टोटल था, अंतिम में हमारे पास जो बचा था, हाँ वो 170 बचा था, 200 अंतिम में जो बचा था नहीं 200 तो फ्यूल के बाद बचा था, फ्यूल के बाद, और फिर वो कंटेनर भी हट गया घटा ना, देंगे 30,000 किलो के कंटेनर भी हटेंगे ना, तो 30 घटेगा तो तो कितना बचेगा, 500 में से 330 घटे 170 बचेगा। वो वहां पे मैंने गलत कैलकुलेशन इसको इसी को लेके कर दिया। तो यहां पर इनिशियल मास बेटा जो है वो 170 था, 170 इंटू 10³ तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 200 का बचा हुआ मास था उस समय फर्स्ट स्टेज का कंटेनर ऑलरेडी था, उस फर्स्ट स्टेज कंटेनर का मास था 30 किलो केजी था, तो 30 आप 200 से घटाएंगे तो 170 किलो केजी आपके पास बचा रहेगा। अच्छा, हमको गलती कैसा इससे हो जाता है कि इससे कुछ गड़बड़ किया हमने। हाँ, तो क्योंकि देखो सबसे पहले मास कितना था, पूरे का मास था 500 गुणे 10³। इसमें पहले स्टेज में तो मास इनिशियल ये था, फिर यहां से फ्यूल गया, 200 का फ्यूल चला गया और फिर 30,000 किलो के कंटेनर चले गए, तो ये बच गया 170 इंटू 10³ सही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेसिक था, बेसिक क्वेश्चन है, यहां पे डाल देते हैं। तो v बराबर हो गया vr इंटू ln 17/8। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड जो दी गई, ये बाद में तो आपने डाला इनिशियल मास बचा होगा, हाँ, और ये वाला पार्ट फाइनल समझाइए। 80 सर 90 कंटेनर चला गया ना, 90 कंटेनर का फ्यूल का मास ऑफ द फ्यूल जो है 90, ये यहाँ आपने कैलकुलेट किया है आपने, हाँ कर दिया यहाँ पर मैंने दिखाया यहाँ पे, इसका 10 गुना कंटेनर का मास अगर 9,000 किलो होगा तो उसका 10 गुना 90,000 किलो 90,000 फ्यूल का मास हो जाएगा, और वो हट जाएगा सर, तो यहाँ पे अपने पास आ गया, ठीक है ना, 80 किलो बस बचा, 80,000 किलो, तो यहाँ पे मैंने 80 रख दिया और इनिशियल हमने 170 रख दिया, तो 17/8 आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर निकलने की स्पीड आपसे स्टार्टिंग से बोल दिया था कांस्टेंट है वो, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे 3.5 किलोमीटर पर सेकंड कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट है, तो वैल्यू हम यहाँ पे 3.5 पुट कर देते हैं, तो 3.5 और इसकी वैल्यू हो गई 0.8, तो 8 5 40 8 3 24 और ये 28, तो 2.8 मीटर पर सेकेंड ये होगी अपनी वेलोसिटी, किलोमीटर पर सेकेंड, तो 2.8 that is a 4 part. So 2.8 kilometer per second will be the correct answer for this particular question. सेकेंड स्टेज में 2.8 किलोमीटर पर सेकंड का एक्स्ट्रा स्पीड, एडिशनल, ये याद रखना, ये एडिशनल है, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है सर अपने पास नियरेस्ट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू सेकंड स्टेज बर्निंग। तो अब मैक्सिमम वापस से यहां पूछा जाए तो कब होगा, तो आप बोलेंगे जब सब कुछ, जब लास्ट स्टेज ऑफ फ्यूल निकल रहा होगा तब होगा। तो अगर आपसे ए मैक्स किया गया है, क्योंकि फोर्स थ्रस्ट फोर्स तो कांस्टेंट है, तो अपॉन एम है, तो आपने कहा इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम कर दो। ये मिनिमम जब फ्यूल निकल रहा होगा तभी तक एक्सीलरेट होगा, तो आपने बोला थ्रस्ट फोर्स कितना हो गया सर, अभी हम लोग निकाला था
थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट कैलकुलेट कर लिया। सेकंड स्टेज बर्निंग का निकाल। अच्छा सेकंड स्टेज में निकाला, तो इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे dm/dt आपको दिया गया है 600, तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा 3.5 into 600 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 थ्रस्ट फोर्स Vr इंटू dm/dt, राइट। किलोमीटर पर सेकंड इसको 10 की और 3 और कर देते हैं, तो 6 35 6 18 19 19 इंटू 10 की 19,000। इसी को मास से डिवाइड कर दीजिए, आंसर ही आ जाएगा। हाँ थ्रस्ट फोर्स आ गया ये। और यहाँ पे अगर हम करेंगे 6 35 6 18 18 3 21 होगा ना, सॉरी ठीक है, 6 35 और इसके बाद आप मास से डिवाइड कर दीजिए। हाँ, तो अगर ए मैक्स चाहिए होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 2100 गुणे 10 की पावर 3, और मास सबसे छोटा वाला कब होगा, तो आपने कहा सर अगर मास की बात करेंगे तो 170 में से 90 चला गया, कितना बचा 80,000 किलो, तो 80 इंटू 10 की पावर 3 मिनिमम मास कितना होगा बच्चा, फ्यूल के निकलने के बाद जो मास उसमें बचेगा दैट इज 80,000। तो यहां से निकल जाएगा 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 210/8 अगर हम यहां पे करेंगे तो 8 दूनी 16 और बचे 50, तो 8 छंग 48 26.2, तो 8 दूनी 16 आई थिंक सो 26.2 अप्रोक्सीमेटली सर ये आ जाएगा 26.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगभग लगभग ए ऑप्शन आपका यहाँ पे निकलता हुआ आ रहा है। लिखा व्हाट इज द नियरेस्ट मैक्सिमम। हाँ, तो 26.2 अप्रोक्सीमेटली आप 26 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम मास कब हो गया, जब वो बचा हुआ बेटा बीच वाला ये जो पोर्शन बचा हुआ है, ये पोर्शन इसमें इतने यहां का फ्यूल खाली हो गया, लेकिन अभी कंटेनर अटका हुआ है, तो इसका वजन फ्यूल जब निकल गया, इसका टोटल का वजन जो था, इसका टोटल का वजन आपके पास था 170 गुणे 10 की पावर 3, यहां से ये 90 किलो का 90,000 किलो का फ्यूल निकल गया, तो बचा कितना आपके पास मिनिमम मास 80, राइट 80,000 kg। तो वहां से आप निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी 26.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज बर्निंग, टाइम वापस से पूछा गया। टोटल मास कितना इजेक्ट होना है, फ्यूल कितना है टोटल, तो मास ऑफ फ्यूल कितना हो गया बच्चों, मास ऑफ फ्यूल अगर आप यहां पर देखेंगे तो फ्यूल का मास आपके पास निकल कर आ गया है 90,000 की, जो 90,000 90 अपॉन टोटल मास प्रति सेकंड कितना निकल रहा है 600 निकल रहा है, तो 600 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 1500 या 150 सेकेंड्स, तो वापस से 150 सेकंड का समय लगेगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द थर्ड वन। क्लियर होता है पॉइंट, कोई परेशानी का विषय नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब थर्ड स्टेज पे पहुंच चुके हैं, क्रायोजेनिक इंजन पे हम लोग आ चुके हैं सर, और क्रायोजेनिक इंजन पर एम्प्टी मास ऑफ दिस स्टेज इज गिवन एज 5000 kg। वापस से अगर एम्प्टी मास आपको दिया गया तो यहीं से ही कैलकुलेट कर लेते ताकि एक ही चीज यहीं पे क्लियर हो जाए। मास ऑफ द फ्यूल कितना होगा, आपने कहा मास ऑफ द फ्यूल जो होगा वो 10 टाइम्स हो जाएगा मास ऑफ द कंटेनर के, तो ये 10 इंटू 5000 इट्स कम्स आउट टू बी 50,000 kg, ठीक है ना। तो 50,000 kg, तो 50,000 किलो हो गया किसका, फ्यूल। तो टोटल मास कितना हो गया 50,000 और प्लस 5,000, तो 55,000 का टोटल मास होगा, और फ्यूल के साथ अगर आप देखें फ्यूल का मास तो 50,000 kg हो जाएगा। और यहां पर रेट ऑफ मास जो है वो 80 kg पर सेकंड है, और कम कर दिया गया है क्योंकि आप छोटे पार्ट को एक्सट्रेट करना है, मास बचा भी बहुत कम, पहले लाखों का मास था, बहुत छोटा हो गया। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बोला गया व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द थर्ड स्टेज चैम्बर कंटेनिंग फ्यूल एंड कंटेनर, तो फ्यूल और कंटेनर का मिला लेंगे, तो जैसा भी बताया 50,000 और प्लस 5,000 55,000, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द एडिशनल वेलोसिटी गेन फ्रॉम द थर्ड स्टेज बर्न, थर्ड स्टेज बर्न से क्या होगा, अब आपने कहा मास आफ्टर सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज के बाद कितना मास बचा, तो ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेज में कितना था, आपने कहा सर इनिशियल मास सेकंड स्टेज के पहले जो था वो था 170 गुणे 10 की पावर 3, और माइनस कितना हो गया मास ऑफ द कंटेनर प्लस मास ऑफ द फ्यूल, अगर ये दोनों निकल जाएंगे तो 99 इंटू 10 की पावर 3 यहां से निकल जाएगा, 99 निकल गया, तो यहां पर कितना बच गया 71 इंटू 10 की पावर 3, ये आपका मास इनिशियल बच गया, ठीक है ना। अब ये हो गया मास इनिशियल किसके लिए, फॉर थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज का मास जो हो गया वो कितना हो गया बेटा 71 इंटू 10 की पावर 3 kgs, ठीक है ना। अब जब इससे फ्यूल और निकल जाएगा तो फाइनल मास कितना बचेगा, फाइनल मास कितना बचेगा, मास फाइनल आफ्टर फ्यूल, तो अगर फ्यूल और निकाल दोगे बेटा
तो 50,000 और निकल जाएगा, तो 7 में से 5 गया 21 इंटू 10⁻3, राइट। 50,000 हमारा फ्यूल का मास हो गया, ये निकल गया। तो 71 में से 50 चले गए, 21 बच गए आपके, ठीक है ना, 21। तो अब आपसे पूछा गया वेलोसिटी कितनी होगी, तो v बराबर हम लोग लिख देंगे VR इंटू ln m इनिशियल अपॉन m फाइनल। तो यहां पर जो एडिशनल वेलोसिटी का गेन आ गया दैट इज डिफाइंड एज VR तो सेम है 3.5 इंटू ln 71 अपॉन 21, क्योंककि 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.3 दे दी गई है, तो 3.5 गुणे 1.3, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 13 बचे 65, 13 39 और 6 39 45, तो 45.5 4.55 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारे पास 4550 मीटर पर सेकेंड। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट है। तो दिस इज द अवर वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट स्टेज, जो हमारे थर्ड स्टेज में उसने एडिशनल गेन करी। तो पहले वाले स्टेज की अगर आप सोचोगे तो 3.5, दूसरे स्टेज में लगभग 2.6 या 2600 के लगभग आ गई थी हमारी, और लगभग 26 लगभग आएगी, और यहां पर 4.55 लगभग देख लेंगे अभी। आई थिंक यही आई थी जो एडिशनल वेलोसिटी गेन किया था उसने, वो तो एक्सेलरेशन आया था 26 वाले पर, वेलोसिटी 2.8 आ गई थी, 2.8 आई थी। तो अब हमारे पास आ गया व्हाट इज द टोटल स्पीड गेन बाय ऑल थ्री, तो वी नेट, तो नेट स्पीड कितनी होगी आपने कहा v1 प्लस v2 प्लस v3। तो पहले वाले स्टेज में जो हमने गेन की थी वो थी 3.5, दूसरे वाले में की 2.8 और तीसरे वाले में हमने की 4.55। तो यहां पर अगर हम बोलेंगे तो 5 8 5 13 और 13 और 5 18, 1 3 2 6 4 10 1 11 11.85 किलोमीटर, 5 5 10 4 2 8 3 11, नहीं सर 10.85 वाला है, 4.5 की 3.5 है, 3.5 गुणे 1.4.55 और 4 2 6 3 9, हाँ सर 10.85 सही है, 4 2 6 3 9, माय मिस्टेक, 10.85 होगा। कैलकुलेशन का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बार बार। 10.85 3.5, आप कैलकुलेट बहुत तेज करते हैं, याद रखना थोड़ा डेटा देखना पड़ता है। ये सब ये प्रॉब्लम है ना, डेटा याद रखने की प्रॉब्लम, गलत डेटा डाल देते कई बार इसलिए पुराना देखना पड़ता है। तो 10.855 ये आपको यहाँ से हमारी सेकंड स्टेज की बर्निंग जो है वो निकल के, सेकंड टोटल स्टेज की बर्निंग के बाद स्पीड आ रही है, वो फाइनल स्पीड 10.850 आ रही है, बहुत करीब पहुंच गए एस्केप वेलोसिटी के। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है 11.2, 10.85 पे बैठे हुए, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेज में आप मध्य निकलने वाली स्टेज पे आ गए, लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रैग्स होते हैं, चीजें होती हैं, सिस्टम होता है सर ना, जो प्लेनेटरी सिस्टम्स होती है सर, इसमें अगर कार्य दिखे ना सर तो स्केप ही चाहिए। हाँ नहीं, क्योंकि आप अर्थ के से हटके आप उतने दूर जा रहे हैं तो तरह से स्केप ही कर रहे हैं। अभी तो हम 200 किलोमीटर हो जाएंगे पार्किंग में, बाद में जाएंगे इतना दूर, वही तो। लेकिन फिर भी 200 तक जाने के बाद जो स्पीड आप आ रहा है 10.85, वो तो इसीलिए लिया जा रहा है ताकि उस पार्किंग ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करवा सके। हाँ, ताकि वो इलिप्टिकल मोशन हो जाए, पार्किंग ऑर्बिट में घूम जाए। हाँ एग्जैक्टली, कुल मिला के उतने की स्पीड चाहिए होता है। वो स्पीड इसी दौरान गेन भी कर सकते हैं, बाकी में फिर क्योंकि चलाते हुए गेन करना बड़ा आसान है, ऑर्बिट में करेंगे। जब ये बात आती है स्केप करना है तो एक बार डर आता है कि यार इतनी तगड़ी स्पीड कहां से आएगी, लेकिन हकीकत में हर चीज वहीं जा रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। हर चीज यहाँ से जितना भी सर माल लेके निकल रहे हैं लोग, तो फटाफट उसको स्केप आउट करके निकाल, और सरफेस ऑफ अर्थ से निकलना स्पीड तो चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब देखते हैं व्हाट इज द टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल स्टेज बर्निंग। दिस इज द टाइम ड्यूरेशन टू रीच इन द अर्थ पार्किंग ऑर्बिट। तो अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में हमको लगा था 150, दूसरे वाले में भी हमको लगा था 150, तीसरा वाला कैलकुलेट नहीं किया क्या हम लोगों ने? तीसरा वाला क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ज्यादा बन जा रहे थे, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। हाँ, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास हमको पता है कि ये 80 से निकल रहा है और टोटल है 50,000। तो यहां पर अगर हम टाइम फॉर थर्ड स्टेज निकालें तो टोटल 50,000 निकलना है और 80 kg पर सेकंड से बर्निंग है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 848 और ये हो गया 20, 8 दूनी 16, 40, 8 5 40, तो 625 सेकंड सबसे ज्यादा समय थर्ड स्टेज पर ही लगता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 625 सेकंड। तो ये 625 सेकंड्स हो गए।
अगर आप टोटल की बात करोगे तो 150 300 चाहिए, हो जाएगा 925 सेकेंड, 925 सेकेंड्स जो आपके पास टोटल समय आ जाएगा। ये कितना मिनट था सर लगभग? अगर हम इसकी बात करें तो 15 मिनट के लगभग हो गया, 15 छक्का 90, 15 मिनट के आसपास साढ़े टाइम लगता है 15। पहुंचने में भी, ऑलमोस्ट वही लगता है पार्किंग ऑर्बिट में जाने में। पार्किंग तो ये 15 मिनट का समय जो आपको पता था, तो ये 15 मिनट के लगभग समय में, या अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 15.5 मिनट्स का समय है लगभग। और जितना भी हम स्टैब्लिश करते हैं ना, जो स्पेसक्राफ्ट को पार्किंग ऑर्बिट में, वहां तक भेजने में ऑलमोस्ट हर कंट्री को लगभग यही टाइम लगता है, 15 मिनट, किसी का 14 मिनट, सब यही लेते हैं सर। तो फिर तो सही है। तो हम लोग अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से पार्किंग ऑर्बिट तक पहुंच चुके हैं। पार्किंग ऑर्बिट के पश्चात हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और दैट इज टोटल मास ऑफ द रॉकेट आफ्टर बर्निंग ऑल स्टेज। ये हम टोटल मास निकाल ही सकते हैं, 21 आ गया था। रिमेनिंग पेलोड का जो मास होगा, जो पेलोड है, अब जो उसमें पार्किंग ऑर्बिट डाला जाएगा, या जो वहां से स्टार्ट करके अब जाएगा मून की तरफ, तो 21,000 तो हमारा बच गया था, और उसमें से 5,000 और डिडक्ट कर देंगे क्योंकि कंटेनर्स दोनों अलग हो जाएंगे, तो बचेगा कितना? 17,000 किलो। 21,000 किलो आफ्टर 71,000 आ गया था बेटा हमारा, 71,000 केजी था। थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज बनने के बाद 50,000 किलो का आपका फ्यूल हट गया, और 5,000 किलो और हट गया, तो लगभग आएगा 21 में से 5 आएंगे, 16 आ जाएगा ना, 16 5 21 से 16,000 केजी। कैलकुलेशन भी एकदम गड़बड़ हो रही सर, क्योंकि मेरे क्लास का टाइम हो रहा है तो 16,000 केजी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट अटेंड करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका इंपैक्ट देखना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, अब हम वहां पर आ गए सर। अगर ग्रेविटी हम मान लेते, क्योंकि अब यहां से वो कहानी की शुरुआत हो रही है जो सर शायद हम लोग करने जा रहे थे, कि अगर यहां से अर्थ सरफेस से रॉकेट कुछ इस तरीके से निकलता कि यहां से सीधा जाता और उसके बाद वो अपनी ऑर्बिट में स्टैब्लिश होता जाके, तो आई थिंक वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता यहां पर अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो अगर ये सीधा जाता और ग्रेविटी को हम मानते, तो सर पहली चीज बच्चों को समझाते हैं कि ये देखो, ये हम 200 किलोमीटर, ये होती है इसकी पार्किंग ऑर्बिट। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट ऐसे आता है कि सर यहां पर तो ग्रेविटी की वैल्यू बदल जाएगी, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, उसमें इस 200 को जोड़ने के बाद भी वैल्यू लगभग बराबर ही रहेगी। हाँ, तो अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी के इफेक्ट में कोई खास चेंज नहीं होगा, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। तो जी हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, जी ऑलमोस्ट सेम, ये हम एजम्पशन ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हो इसकी वैल्यू को रिड्यूस करके भी, तो कोई खास फर्क लिखा भी है सर, जी इज 10 मीटर पर सेकंड। नहीं, वो इनको हम फिजिकली फील कराते हैं कि भाई बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, बहुत छोटा होता है। तो अगर जी लग रहा होता तो डी एक्सेलरेशन होता, तो वेलोसिटी में v बराबर u माइनस जी टी की बात और आ जाती। तो बेटा v बराबर क्या हो गया, u माइनस जी टी, मतलब ये जी टी का इफेक्ट और आ जाएगा, ओवरऑल एक्सेलरेशन में माइनस जी का इफेक्ट और आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो टोटल टाइम हमको जो लगा वो लगभग 15 मिनट या 925 सेकेंड का समय लगा। तो 925 सेकेंड तक अगर ये ग्रेविटी काम करती, तो हर जगह पर माइनस जी का सर एक्सेलरेशन पैदा कर देती, और माइनस जी का एक्सेलरेशन होता तो उसका प्रभाव क्या होता कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो ये पैदा कर देती, दैट इज डेल्टा वी, जो चेंज इन वेलोसिटी पैदा होता जी इंटू 925। तो इट्स कम्स आउट टू बी 10 गुणे 925, तो 9250 मीटर पर सेकेंड, मतलब 9.25। अरे सर इतना तो गेना ही नहीं किए थे, तो निपटा दिया लो। अगर ग्रेविटी लग रहा होता, जितना ये बवाल मचा के यहां से निकला है रॉकेट, उतना सब तो ग्रेविटी खा जाती पूरा। दिस इज द वेरी अमेजिंग रिजल्ट जो आप सबको सर को समझना चाहिए, कि समझो अगर ग्रेविटी लग रही होती, तो सर बच्चे कहेंगे ग्रेविटी तो लगी रही थी, वो कहां गई थी? अब वो बताएंगे आगे कि वो कहां गई है, उसको कैसे यूज किया गया। तो अगर मैं स्पीड की बात करता बेटा, तो हमारे पास v फाइनल विदाउट ग्रेविटी अगर आप देखते, तो हमारे पास स्पीड आ गई थी 10.85 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अब अगर हम v रिड्यूस कर दे, किसने? v रिड्यूस्ड बाय ग्रेविटी, ये कितना हो गया? आपने लिखा सर 9.25। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, 9.2 यही तो है ना सर, यही लगा, तो कितना बचेगा? 5 6 1.62 1.60। सर कुछ गलत आ गया आंसर, फिर एक सेकंड को चेक करते जरा।
यहां पर एक छोटी सी जो गलती ऑप्शन देने में हो गई बच्चों, आई थिंक यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है, दैट इज 1600। ये 1825 गड़बड़ कर गया, क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन की थी तो 10,850 में से हमें 9,250 घटाना था, तो आंसर आना था 1600। बट जब हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे तो हमने यहां पर गलती से 9025 घटा दिया, इसके चक्कर में आंसर आ गया 1825। तो बच्चे ये आंसर, ये गलती से आ गया। करेक्ट आंसर विल बी 1600 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ग्रेविटी होती तो हमारे रॉकेट के पास स्पीड होती 1600 मीटर पर सेकेंड। इतना तो सर वर्जिन हाइपर लूप वाला बनाए दे रहा है स्पीड। तो ऐसे तो ये स्पीड काफी लोग बनाने की कोशिश में लगे हैं, मतलब अर्थ सरफेस में बने ना बने एक आज का नहीं, लेकिन लोग चल रहे हैं कि भैया हम इतना स्पीड पे चला देंगे। तो 1600 मीटर पर सेकेंड एक पॉसिबल स्पीड है, लेकिन बहुत कम है इन कंपेयर टू कि रॉकेट। हाँ, रॉकेट में तो कुछ होने वाला है नहीं यार, सरफेस पे आदमी काम कर रहा है इस पे, तो पहुंचने की कोशिश कर रहा है एटलीस्ट यहाँ पे। तो ये तो इसका मतलब ग्रेविटी है और उसके बाद भी ये स्पीड नहीं मिल रही है, यही पहुंच रहे हैं। तो ये कैसे अटेन किया गया और ग्रेविटी के फोर्स को कैसे हमने यूजफुल बनाया? यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल ये पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी टर्न मैन्यूवर। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इन सिचुएशन में क्या हो रहा था कि जो आपकी ग्रेविटी है वो नीचे लग रही थी। तो हमारे प्यारे लोगों ने सोचा, पहले इसके साथ थोड़े थोड़े वो बता देते हैं कि क्या क्या थे। पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आप इस ऑर्बिट से निकल के आपको यहां जाना था, ये आपकी पार्किंग ऑर्बिट थी। अब यहां से अगर निकल के आपको यहां से यहां जाना है 200 किलोमीटर पे, तो हमारे पास रास्ता है कि सीधा जाओ फिर टेढ़े हो जाओ। तो पहले सीधे जाने के लिए नीचे हवा छोड़ो और फिर टेढ़े होने के लिए नीचे वाले को रोको और इधर छोड़ो। तो क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तगड़े इंपल्स 200 तक जाते जाते अगर ऐसे गया तो उस जो स्पीड गेन कर रहा है, हाँ, उसमें हो सकता है कि 200 ना पहुंचे, 200 से कहीं पर पहुंच जाए। हाँ, फिर ब्रेक लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेक लगे पूरी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ऐसा पाथ नहीं पॉसिबल। तो उन्होंने कहा देखो एक काम करो, ग्रेविटी नीचे लग रही है तो ग्रेविटी को यूज करो एज अ सेंट्रीपीटल। उन्होंने कहा कि इसको उसके कंपोनेंट को, ताकि आप बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ो, क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगी। तो आपने कहा ग्रेविटी को इसके साथ साथ घुमाओ। तो जब ये रॉकेट को लॉन्च करो तो इसका जो एंगल है ये बहुत कम, तो जैसे यहां से रॉकेट उड़ता है तुरंत ये ऑलमोस्ट अर्थ सरफेस के पैरेलल होने की कोशिश में लग जाता है। कुछ समय के पश्चात इसका एंगल, अगर आप वर्टिकल से देखते हैं, सर सही बोल रहा हूं, तो ये एंगल जो आ जाता है इट इज 89 डिग्री। ये ठीक है, आपने बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बताना है। अरे सॉरी, तो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं, फिर आगे अगर हम बात करें तो कर चुके हैं तो हाँ, आप लोग कर चुके हैं, तो उसी चीज पे हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन सर ने डिजाइन किए, तो सर ने आगे पूछा हुआ है, मैंने क्वेश्चन थोड़े कम देखे हैं अभी। तो एक्चुअली एंगल को घूम जाता है वो बहुत ज्यादा। अब क्यों हो जाता है? ताकि ये ग्रेविटी का जो प्रभाव है इसको एज सेंट्रीपिटल यूज करें। तो जी का जो इंपैक्ट है उसको सेंट्रीपिटल फॉर्म में यूज करें, ताकि वो दिशा परिवर्तन में काम आ सके, क्योंकि अल्टीमेटली हमें दिशा परिवर्तित करनी ही है। तो क्यों ना उसका काम हम ग्रेविटी से करा लें। इसको बोलते हैं मेंटोस जिंदगी स्मार्ट वर्क। गधों वाला वर्क नहीं था, गधा आदमी सोचता सीधा जाता इसे कर देंगे, सोचा ना ऐसे जाके ऐसे करना। हाँ, पहुंच ही नहीं सकता कभी नहीं। इतनी मुश्किल चीज लगेगी ना सर, पहले उतनी तेज एक्सीलरेट करो, फिर उतनी तेज डी एक्सीलरेट करो, फिर इधर की तरफ एक्सीलरेट करो। तो जब तक इधर एक्सीलरेट होगा तब तक पता चला यहाँ घूम के एक्सीलरेट कर रहा है जाके। इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। क्या इतना फ्यूल लगता है, गवर्नमेंट कहती भैया तुम छोड़ दो, बंद करो काम ये। ये बहुत अच्छा एक थॉमसन साहब ने दिया था, एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आप ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं एज अ दिशा परिवर्तन। तो दिशा परिवर्तन के लिए इसका यूज और थ्रस्टर्स का यूज फॉर द गेन द एनर्जी। तो यहां पर दोनों फोर्सेस को हमने अपने पॉजिटिव यूज किया। मतलब यही जिंदगी का शहर भी है बच्चों। मतलब एक बात मैं सोचने लगा था, हाँ, कि धरती का जो जी है यार, ये इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कैसे मतलब लोगों ने सोच लिया। सर यही बच्चे डरते हैं। हाँ? उनको लगता है कि सब इतनी तेजी से कोई नीचे खींचेगा तो ऊपर कैसे जाएंगे। वो उनके नीचे खींचने को आप अपने दिशा परिवर्तन में उपयोग करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये मोटिवेशन है, इससे मोटिवेशन निकला जा सकता है। हर इंसान से नीचे खींचने वाले आदमी
वो जो आपको नीचे खींच रहे हैं ना, आप दिशा परिवर्तन में यूज करें उनको और अपने आगे बढ़ते रहे। तो आपके अंदर की जो एनर्जी है उनसे लड़ने में व्यर्थ ना करें। अगर इस रॉकेट ने एनर्जी ग्रेविटी से लड़ने में व्यर्थ की होती तो फिर तो कुछ कर नहीं पाता रॉकेट। रॉकेट कब कुछ कर पा रहा है? जब उसने उनकी एनर्जी को दिशा परिवर्तन में यूज कर ली। भाई हमें तो उधर जाना है, ये आदमी धक्का मारेगा रहेगा तो अपने आप उधर चले जाएंगे, हमें क्या करना है, राइट? तो जैसे आपको कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो आप करना चाहते हैं वो आपका सपोर्ट नहीं करते, तो आप ऐसा कुछ करना चाहें जिसका वो विरोध कर रहे हो, तो आप उसी रास्ते में घूमते चले जाएंगे। आई थिंक ज्यादा सही हो जाएगा। तो ये आपके जीवन के अपोजिंग लोग हैं, जैसे ग्रेविटी थी, तो उसको पॉजिटिव वे में साइंटिस्ट ने यूज किया और उसका बहुत अच्छा काम। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रेविटी टर्न नाम दिया गया। इसको ग्रेविटी टर्न नाम दिया गया एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी टर्न मैन्युवर। अब मैन्युअर की स्पेलिंग सर एक तो बड़ी अजीब सी होती है, बोलना ही बड़ा मुश्किल लगता है हमें, तो आगे समझ लेना। ये पैसेज है, इस पे लिखा हुआ ग्रेविटी टर्न मैन्युवर। ठीक है, तो अब यहां से ये आप लोगों ने शायद पैसेज पढ़ भी लिया होगा, और यहां से आपके mg के दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग किसी टाइम पे इस पोजीशन पे इसमें mg इधर है, थ्रस्ट फोर्स ऐसे काम कर रहा है, और रॉकेट का जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल एंगल ये 5 दिया गया है। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट किए गए हैं। इस mg का एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि mg sin phi आएगा, तो ये mg cos phi बनेगा और ये phi phi रहेगा। और इसके बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन का फैक्टर है r थीटा बाय dt, r ओमेगा का टर्म्स इधर दिखाया जा रहा है। नहीं, ये ओमेगा r ओमेगा का ही टर्म, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया। हाँ ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी टर्म आपको यहाँ पर आ गया। तो ये बहुत अच्छा सा पैसेज है। सही। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप शुरू करो। तो यहाँ पे अब इसमें पूरा आप एक तरह से पढ़ ही लो पूरी लाइन। कह रहा है कि द मॉडल वी हैव इंट्रोड्यूस्ड फॉर द रॉकेट लॉन्च इज इनकम्प्लीट फॉर आवर गोल इज प्लेस एज स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट। तब तक हम इस स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में नहीं प्लेस करेंगे, तब तक हमारा गोल क्या है, इनकम्प्लीट है, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। Orbital launch required that the flight end with the rough horizontal velocity, roughly horizontal velocity at the orbital speed. One useful maneuver to accomplish the transition is called the gravity turn. In this maneuver, gravity acts to turn the trajectory of the rocket toward the horizontal. तो यहाँ पे हम लोग अर्थ के ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं बेसिकली इस पाथ को टर्न करने में। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज देखना, ये y एक्सिस है, x एक्सिस यहाँ पे ओरिजिन है, और ये जो y0 है, एज्यूमिंग y0 है 0, ये जो पाथ कुछ मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, कायदे से इसी को आप x एक्सिस मान लीजिए, ऐसा x एक्सिस मान लीजिए, ये y एक्सिस है और ये पाथ को ट्रेस कर। ठीक है, किसी टाइम पे जो पार्टिकल्स यहाँ पे आ रहा है, स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे आ रहा है, तो उस पर ये फोर्स का कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, ये एंगल्स दिखाए गए। बाकी मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ से करता हूँ। The maneuver offered the two main advantages over the conventional thrust control trajectory, where the rocket own thrust is used to steer the vehicle. इसमें एक लाइन को सुनना, own thrust is used to steer the vehicle. जो खुद का जो thrust है उसका हम यूज कर रहे हैं स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। First, any of the thrust used in the changing the rocket direction is not being used to the accelerate the vehicle into the orbit. Consequently, a loss which can be reduced by using the gravity to the steer to the vehicle onto its design trajectory. अच्छा, एक चीज देखना है, two main advantages over the conventional thrust control trajectory, where the rocket own thrust is used to steer को डायरेक्शन को मोड़ना। अगर खुद का रॉकेट का थ्रस्ट है उसका यूज करें अगर हम उसको घुमाने के लिए, तो हमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए घुमाने के लिए हम अर्थ की ग्रेविटी का यूज करने जा रहे हैं। अब इसमें देखना अगली लाइन, रिड्यूस यूजिंग द ग्रेविटी टू स्टीयर द वेक्टर ऑनटू द डिजायर्ड ट्रैजेक्टरी। तो ग्रेविटी का यूज कर रहा हूं स्टीयर करने के लिए। सेकंड, एंड द मोर इंपॉर्टेंटली, बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डूइंग द स्टीयरिंग, the initial ascent phase of the launch is the ship can maintain the law and even zero angle of attack. This minimize the transverse stress on the launch vehicle and allow for the weaker and thus the lighter launch vehicle. For a constant thrust, a variable mass, the detail of the trajectory and the motion required a numerical solution
using local extrinsic coordinate the governing equation for the gravity terms are। ये इक्वेशन है जिसको टर्म्स किया जाए। अब ये इक्वेशन कैसे लिखा जा रही है अगर आप चाहो तो मैं इसको आपको बता सकता हूँ। ये dv by dt इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स इस पे क्या बनेगा आप यहां से देख सकते हो, ये बनेगा F, ये वाला फोर्स F, तो F माइनस mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos phi, ये टेंजेंशियल फोर्स बनेगा F माइनस mg cos phi इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इट इज dv by dt। अब देखो इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिखा गया, क्या किया गया बेसिकली m से डिवाइड कर दिया गया, mg से इसको डिवाइड कर, इसको mg से डिवाइड करो तो यहाँ पे f पर mg बनेगा, यहाँ पे cos phi का टर्म बनेगा और mg जब यहाँ पे आएगा तो m से m कटेगा और 1/g का टर्म बनेगा, जो कि ये इक्वेशंस। तो ये इक्वेशंस क्या कह रहा है, ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का इक्वेशन है और ये नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स इक्वेशन है। तो चलो नॉर्मल डायरेक्शन में लोग फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन। तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स इक्वेशन है वो आपका बनेगा, देखो ये है नॉर्मल डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन का जो नेट फोर्स आएगा, ये तो फोर्स टेंजेंशियल है तो ये फोर्स नॉर्मल बनेगा, ये फोर्स क्या है mg sin psi लिख लीजिए। तो ये जो फोर्स है mg sin psi इसको मैं यहाँ पे इट इज mg sin into psi इज इट इज इक्वल टू मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन, मैंने लिख लिया इसको, m से m कैंसिल आउट हो गया और इससे देखो g को टर्म इधर भेज दीजिए, ये बन गया g sin psi इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो बराबर होगा वो होगा, देखिए ये अगर मैं इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं तो अभी आपको समझ में आएगा ये इस इक्वेशन का मतलब v d psi by dt इज g sin into psi, ये मैं लिख रहा हूं। अब ये जो है ये बेसिकली वेलोसिटी का जो एंगल है उसका चेंज है, तो ये एक्चुअल में यही आपका v इंटू ओमेगा बोल सकते हो, लेकिन ये ओमेगा पोजीशन वेक्टर का चेंज ऑफ ओमेगा नहीं है, ये वेलोसिटी का चेंज का, वेलोसिटी के एंगल का चेंज का ओमेगा है। तो ये जो टर्म्स लिखा गया बेसिकली v इंटू ओमेगा के जैसा लिखा गया है, लेकिन ये ओमेगा इसको गवर्न कर रहा है। अभी कैसे ये एक्सेलरेशन नॉर्मल बन गया ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बताता हूं कैसे बना इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सुनना, ये वेलोसिटी भी है, ये वेलोसिटी भी है, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी भी है, अगले dt टाइम में ये एंगल हल्का सा चेंज करेगा, ये एंगल हल्का सा चेंज करेगा और अगर ये साई एंगल है तो ये बन जाएगा आपका d साई एंगल का चेंज आएगा। अब ये बन गया फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज तो आएगा नहीं, बहुत ही स्मॉल चेंज आएगा, जिसको आप dv भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखो अगर मैं कहूं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो जो एक्सेलरेशन मिला टुवर्ड द भाई फाइनल वेलोसिटी इनिशियल, तो चेंज इन वेलोसिटी बनेगा और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है dv, या यूं कहूं तो इस वेलोसिटी का चेंज है उसको मैं dv से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो dv जो बनना चाहिए वो कुछ और नहीं बनना चाहिए, इस वेक्टर का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगाओगे और ये वैल्यू लगभग बराबर है तो आप इसको कह सकते हो, इसको हम v के जैसे अगर ट्रीट कर लें और इस एंगल को d साई अगर मैं चेक कर लो तो ये v है, तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इधर से ड्रॉ कर दूं तो ये लेंथ बनेगा v का साइन d साई का हाफ, ये बनेगा। अगर ये v है तो d साइन का हाफ ये लेंथ बनेगा और डबल अगर कर दोगे तो ये चेंज मिल जाएगा। क्योंकि ये एंगल बहुत ही छोटा है इसलिए आप इस साइन d साई बाई 2 को सिंपल d साई बाई 2 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 2v d साई बाई 2, ये बन गया 2 से 2 कट गया, ये बन गया v इंटू डी साई। अब देखो ये चेंज इन वेलोसिटी dv मिल गई, इसी को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो जो dv आया है वो आपका तो ये वैल्यू है, इट इज v इंटू डी साई, अब इसी को dt से डिवाइड कर दीजिए, इसी को आप लिख सकते हैं v इंटू साई का स्टार, ये है। तो जो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है बेसिकली वो ये v है, v इंटू साई का स्टार है बेसिकली, और इसी को उन्होंने इस पे लिखा हुआ है, देखो v साई स्टार, जो कि उन्होंने इस डेटा में क्या v इंटू साई स्टार और जी इधर भेज सकते हैं। तो इक्वेशन है जहां से इक्वेशन बनता है। अब इस दोनों इक्वेशन को अटेम्प्ट किया गया, जब सॉल्व किया गया तो इसमें लिखा गया है कि लेट f बराबर mg, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसको इंटीग्रेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो थॉमसन ने क्या किया
कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपने मन से इस एफ अपन एम जी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट माने। अब मानने का रीजन था ये है थ्रस्ट फोर्स जो कि पूरे जर्नी में ऑलमोस्ट कांस्टेंट जा रहा था, और एम जी हालांकि मास बदल रहा था क्योंकि गैस फील्ड जब बाहर निकल रहा है तो मास बदल रहा है। बट अगर मास बदल रहा है तो सोच सकते हो कि ये इक्वेशन कितना डिफिकल्ट है फॉर कैलकुलेशन। इसीलिए हम इसको कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटराइजेशन के थ्रू हम इसको पूरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं रियल सिचुएशन केस में। लेकिन आइडियल सिचुएशन में हम मास का वेरिएशन बहुत ही कम मानेंगे और एफ अपन एम जी को अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट मान के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो थॉमसन ने क्या किया कि एक डेटा डेवलप करने के लिए एफ अपन एम जी को कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट मानने के बाद मान लिया कि एन है, और कांस्टेंट एन मान के बाद जब उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया तो उसने पाया कि जो फंक्शन है वो इस वेलोसिटी इक्वेशन को गवर्न कर रहा है। दैट मींस ये वेलोसिटी इक्वेशन उस दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को फुलफिल कर देता है अगर वो इस कंडीशन में चल रहा है। तो यहाँ पे एन एफ अपॉन एम जी इक्वल टू एन है। अब देखिए सी इज द कांस्टेंट। अब कह रहा है कि अब इसी की इक्वेशन का यूज हम अपने फर्दर क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं ये कि आप देखना जब भी कभी मिसाइल से किसी कंट्री पर अटैक किया जाता है तो कभी उस मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को वॉच करो। आप देखोगे कि जैसे ही मिसाइल उस कंट्री के लॉन्च पैड से उठता है या रॉकेट मतलब जब भी रॉकेट है उससे जब वो निकलता है, रॉकेट लॉन्चर से जब वो निकलता है तो जैसे यहाँ पे आता है वो तुरंत ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकलता है, या ऐसे देखना ऐसे निकलता है, ऐसे हल्का सा, जैसे हल्का सा बड़ा ऐसे टर्न मारता है, मतलब यहीं पे एंगल को ब्रेक कर लेता है। बहुत ही कम स्पीड गेन करता है, वहीं पे एंगल को अचानक से ब्रेक कर देता है। रीजन है कि जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही ज्यादा टर्न करना के लिए तुम्हें रिक्वायर्ड थ्रस्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये जो टर्निंग ली जाती है वो बहुत ज्यादा दूरी बना लेके बहुत ही कम दूरी पे कम स्पीड पे ही टर्न कर दो, कम स्पीड पे ही टर्न कर दो, और फिर उसके बाद थ्रस्टर को बूस्टर से जो थ्रस्टर है उससे एनर्जी दो ताकि वो इस तरीके से प्रोपेगेट हो, मतलब इस तरीके से उसकी स्पीड इंक्रीज करे। ठीक है, और फिर ग्रेविटी का यूज हम इसके टर्न करने में कर रहे हैं। तो बहुत ही कम हाइट पे ऐसा हो जाता है। ये अगर आपने देखा होगा आजकल जहां भी अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल लॉन्च हो रही है, वहां पे देखो या उस तो उनके मिसाइल्स को देखना जैसे निकलता है उसके बाद सीधे पाथ इस तरीके से टर्निंग करता है। ठीक है, और जो पाथ टर्न करता है, जो पाथ टर्न करता है बेसिकली यहाँ पे यही वाला टर्म्स था, जो पाथ टर्न करता है उसके बाद वो उस कर्व पाथ को अटेंड करता है, उस कर्व पाथ से वेलोसिटी इस पाथ फंक्शन को गवर्न करता है। ठीक है, y जबकि हाइट है, v उसकी स्पीड है, और n f पर mg का रेशियो है जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जा रहा है शॉर्ट इंक्रीमेंट ऑफ द फ्लाइट के लिए। n तो वही है, c एक कांस्टेंट है। कह रहा है सक्सेसफुली लॉन्च Chandrayaan-3 spacecraft into the planned circular orbit at the height of 200 km from the earth surface with a speed of 8 km per second। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर आया था 10 पॉइंट समथिंग आया था ना, 10 पॉइंट जब हमने टाइम किया था तो जो स्पीड आई थी हमारी टोटल एडिशनल स्पीड 10.85 आई थी, 10.85 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन फैक्ट है कि ये स्पीड रहती तो है नहीं क्योंकि ग्रेविटी है, एयर के रेजिस्टेंसेस होंगे, शुरुआत एयर के रेजिस्टेंसेस 10 किलोमीटर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सब लॉसेस के बाद जो स्पीड रिड्यूस होकर आ जाती है वो रिड्यूस होकर स्पीड जो आती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड मैंने मान लिया कि 200 किलोमीटर के हाइट पे 200 किलोमीटर के हाइट पे स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड बच जाती है, और ये 8 किलोमीटर ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल स्पीड बचेगी। ठीक है, तो आपको उस प्लान ऑर्बिट में टर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी टर्न फॉर्म में ही है 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। एज्यूमिंग n बराबर 4, मतलब ये मान के जा रहे हैं जो हम फर्दर क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें n बराबर 4 मानेंगे। इट इज द कांस्टेंट फॉर ऑल द बर्निंग, हर बर्निंग में हम n/4 n का रेशियो, n का मतलब f अपॉन mg का रेशियो 4 मान के चलो ताकि कैलकुलेशन आराम से कर सके। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें जो डेटा हम यूज करेंगे, एक इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इस हाइट का यूज करेंगे, ठीक है, और इस पाथ की वेलोसिटी की क्वेश्चन का यूज करने जा रहे हैं। देखना, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन नियरेस्ट वैल्यू ऑफ p इज दिस वन, देन द फाइंड द लैम्डा। तो चलो इसके लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं। v बराबर इतना है, तो मैं इसके लिए पे लिखा v इज इक्वल टू c y का पावर n-1 है और n 4 है, तो 4 में से 1 घटाइए तो बनेगा 3 इंटू 1 प्लस y का पावर 2 है, इसको आप रहने दीजिए, y का पावर 2 लिखते हैं। अब इक्वेशन यूज करेंगे, c की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो तो
ये जो हाइट थी 200 किलोमीटर की हाइट पे वाई अर्थ के सरफेस से दूरी है, तो इस फंक्शन में हम वाई की जगह पे पुट करेंगे 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर मैंने प्लेस कर दिया, तो जो v की वैल्यू है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, उसको उठा के यहाँ पर रख देंगे। जैसे इस वैल्यू के यहाँ पर रखेंगे 8 इंटू 10⁻³ और c y की वैल्यू इसको प्लेस कर दीजिए, इट इज 200 इंटू 10⁻³ का क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस y की जगह पे अगेन 200 इंटू 10⁻³ स्क्वायर मैंने प्लेस कर दिया। सॉल्व कर, जैसे सॉल्व करेंगे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैं आपको कैलकुलेट कर लूं, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी फिर बताता हूँ। ओके, तो देखिए अगर हमें c को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे, ये 8 है, 8 इंटू 10⁻³ है। सी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब है, तो ये बनेगा 8 इंटू 10⁻, 3 2 5 3 15, ये बनेगा। और इस टर्म्स में 1 को जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको तुम सीधे लिख सकते हो 2 दूनी 4 इंटू 10⁻, यहाँ से आएगा 3 2 5 दूनी 10, ये बन गया। अब देखो 8 से 8 कट गया और ये 4 का टर्म इधर भेज दो तो बन जाएगा 0.25 बन जाएगा। और ये है आपका 3, ये बनेगा 25, 25 इधर आएगा तो 3 अगर मैं घटाऊं तो ये बन जाएगा -22, सी की वैल्यू बन गई। अब इसको 23 के टर्म में लिखना है, ये लिख सकते हैं सी बराबर 2.5 इंटू 10⁻23, मैं इसके लिख सकता हूँ। और ये कह रहा है कि 10⁻23 है, ठीक है। तो सी की वैल्यू बताइए, लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा इज नथिंग बट 2.5, इसका आंसर फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने सी निकाला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ रॉकेट एट हाइट ऑफ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की हाइट पे। मतलब आप देख सकते हो कि जो अर्थ है, अर्थ से आपको 200 किलोमीटर की हाइट पे ही क्या करना है, प्लान ऑर्बिट हमारा है, तो हमें जानना है कि 100 किलोमीटर की हाइट पे इसकी स्पीड कितनी है, कैलकुलेट करते हैं। तो फिर उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो v इज इक्वल टू सी, फॉर्मूला था सी, और सी हम निकाल चुके हैं 2.5 10⁻23, उठा के यहाँ पर रख दो, ये बन गया 2.5 इंटू 10⁻23 इंटू y के पावर 3, y आपका 100 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा 100 किलोमीटर, किलोमीटर का पावर कितना था, इट इज 3, ये 3 है तो पावर 3 लिख लिया मैंने। अब 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और y का स्क्वायर अगेन 100 किलोमीटर है, तो इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये स्पीड होनी चाहिए 100 किलोमीटर की हाइट। ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बताएगा, ठीक है, जो कि आपको बताएगा कि एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है। ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻23 इंटू ये 3 2 5 3 15 बनेगा 10⁻15, और ये जो वैल्यू आएगी ये 1 इस टर्म में नेगलेक्ट कर दो, तो 3 2 5 2 10, ये 10⁻5 आएगा, ये बन गया कितना 25, 3 ये 10⁻−2 बनेगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 100, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अगर इसको मैं किलोमीटर में बदलूं, किलोमीटर में, तो कितना लिखेंगे आप 2.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको कैंसिल आउट कर देगा किलोमीटर पर सेकेंड में जाने के लिए, और ये हो जाएगा 25 चौको 100, ये करीब 1/4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन करेगा 100 किलोमीटर की हाइट। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट ट्रेजेक्टरी है जिसको ये रॉकेट फॉलो कर रहा है, उस ट्रेजेक्टरी पर जो स्पीड आ रही है 1/4 किलोमीटर पर सेकेंड आ रही है। तो आप एक बार सोच के देखो कि 100 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है, और 100 किलोमीटर की दूरी पे आपकी स्पीड 1/4 है, तो और रिमेनिंग 100 किलोमीटर पे आपको कितनी स्पीड गेन करनी है, बाकी का जो 8 है ना, सब टेक करो, 8 में से 1/4 घटाओ तो लगभग 8 ही आएगा। तो बाकी का 8 के जो स्पीड गेन कर रहे हो वो किस पे तुम गेन कर रहे हो, वो बाकी के 100 किलोमीटर पे तुम 8 अप्रोक्सीमेट 8 के पास स्पीड तुम गेन कर रहे हो, ठीक है। और इसमें जो पाथ ट्रेस कर रहा है वो पाथ कैसे ट्रेस कर रहा होगा, ठीक है, उसके एंगल की हम कल्पना कर लेते हैं, उसके बाद बातों को समझते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि what will be the nearest angle of the rocket with the vertical at height of 100 km assuming the first stage burning thrust। पहला स्टेज बर्निंग का थ्रस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं। मास ऑफ द रॉकेट एट दिस हाइट इज इतना, अगर इस हाइट पे मास रॉकेट का इतना है
तो उससे बताइए वर्टिकल से वो कितना एंगल बना रहा होगा। व्हाट विल बी द नियरेस्ट एंगल रॉकेट विद द वर्टिकल, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा। तो चलो इसको कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के लिए मैंने क्या किया, कुछ अप्रोक्सीमेशन का हम लोग यूज करेंगे, बट वो जेन्युइन अप्रोक्सीमेशन होगा। और देखते हैं। ओके, तो हम लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे थे। मास ऑफ द रॉकेट एट दिस हाइट इज इतना, तो एंगल हमें पता करना है। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हम इस पे आते हैं। ये जो फंक्शन है ना, अच्छा इसमें ये जो फंक्शन दिया गया है, जो हमारा फंक्शन आया है v की वैल्यू है, इस इक्वेशन को मैं वहां पे लिखने जा रहा हूँ। तो एक बार आपको आवाज आ रही है ना? हाँ, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ सी वाई की पावर n माइनस वन, सी वाई का पावर n माइनस वन इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेज अगर आप थ्रस्ट को काउंट करें, फर्स्ट स्टेज बर्निंग अगर थ्रस्ट निकालें एफ, तो एफ आया था 7000 किलो न्यूटन, इतना आया। जो मास दिया गया है वो है 400 किलो। तो एफ अपॉन एम की जो वैल्यू आएगी इस स्टेज के लिए, इस स्टैंड के लिए, वो इसको इससे डिवाइड करके आएगी। जब इसको इसको डिवाइड कर देगा तो वैल्यू हो जाएगी 70 बाई कितनी आएगी, ये 7 अपान एम जी चाहिए ना, 7 अपान एम जी की वैल्यू चाहिए बेसिकली, एफ अपान एम जी की वैल्यू चाहिए। क्योंकि इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है एफ अपान एम जी, अगर एफ अपान एम जी का एन मान रहा है तो, हालांकि इसमें लिखा है एन बराबर 4, बट हम एन बराबर 4 इसके लिए काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो एफ अपान एम जी को वैल्यू को चेंज कर दे रहा है। एफ था 7000, ये इस ले रहा हूँ क्योंकि उसने लिखा है कि फर्स्ट स्टेज बर्निंग थ्रस्ट का एज्यूम करिए, तो मैंने 7000 एज्यूम कर लिया, किलो रहने दिया। और जो मास था वो लिखा गया इस टाइम पे 400 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इस कितना है 400 इंटू 10, अब ये 3 से 3 कटा गया आएगा 1.25, 7 कम 7 2 1.25। तो जो n है बेसिकली वो 1.25 है इस स्टेज के लिए, इसको 4 लेके हम नहीं अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेटा वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है n बराबर 4। तो हमें डेटा अगर इस क्वेश्चन का डेटा लें n 1.25 आएगा, हम इसी का यूज करेंगे। अब देखो कह रहा है कि 100 किलोमीटर के हाइट पूछ रहा है, 100 किलोमीटर की हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस फंक्शन में y की जगह पे 100 रखूं, 100 किलोमीटर रखूं, तो इस y स्क्वायर को इस 1 में जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसका मतलब उस हाइट पे जो वेलोसिटी है उसका फंक्शन अप्रोक्सीमेट इसी को गवर्न करेगा, v c y n माइनस वन, और ये मल्टीप्लाई कर दो तो n प्लस वन हो जाएगा। इस 1 का कोई ज्यादा मतलब नहीं रहेगा उस हाइट पे। अब मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन पाने के लिए, क्योंकि अगर आपको एंगल चाहिए तो आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला इक्वेशन कॉस साई चाहिए वर्टिकल एंगल, इस इक्वेशन की नीड पड़ेगी। ये डीवी बाई डी टी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, स्पीड की रेट से चेंज कर रहा है। अंडरलाइन वर्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो मैंने इस डेटा को यूज किया डीवी बाई डी टी अपान जी, इसको मैंने यहाँ पे लिखा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी अपान जी इज इक्वल टू एफ अपान एम माइनस कॉस साई। एफ अपान एम जी था, ये एफ अपान एम जी था ना, देखिए एफ अपान एम जी था, तो मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ। एफ अपान एम जी में की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 1.25, ये मैं प्लेस कर दूँ। अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो डीवी बाई डी टी मुझे चाहिए, तो मुझे इस फंक्शन का मैं हेल्प करने जा रहा हूँ। इसको डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी बन गया इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंस तो n प्लस वन वाई का पावर n इंटू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बनेगी, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बनेगी। अब मुझे इसका यूज करना है। देखो इसके लिए मैंने क्या किया, आपको पता है कि नेट स्पीड अगर v है और ये वाला एंगल अगर साई है, तो वर्टिकल स्पीड जो वी वाई है वो आपको मिलेगा v का कॉस साई से। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इस वी वाई की जगह पे लिख सकता हूं v कॉस साई, v कॉस साई लिख सकता हूं। सही है। अब एक चीज और देखो, ये तो मुझे डी बाई टी मिल गया, अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए। सी के लिए मैं फिर इसका यूज किया, यहां से मैं लिख सकता हूँ सी की जगह पे v अपान
वाई का पावर n+1, फिर n+1 इंटू वाई का पावर n, अभी इसके साथ स्क्वायर n cos साइन। अभी देखो ये इसको कट करके ये बना देगा, तो इससे आपको dv/dt की वैल्यू मिल जाएगी, इट इज v² डिवाइड बाई वाई, और ये बनेगा n+1 इंटू कॉस साइन, ये बन जाएगा। अब इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, तो जब सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर ही लेते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो उठा के यहाँ प्लेस करें, तो ये बन जाएगा आपका v² अपान जी वाई जी को बस डिवाइड करना है इसमें, ये बनेगा v² अपान जी वाई इज टू n+1 इंटू कॉस साई इज इक्वल टू, ये बनेगा 1.25 माइनस कॉस साइन, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, देखते हैं इसी में हटाते हैं। भी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 1/4 किलोमीटर पर सेकेंड है उस हाइट पे, अगर 1/4 किलोमीटर पर सेकेंड है स्पीड 100 किलोमीटर की हाइट पे, ये पिछले डेटा से हम निकाल सकते थे, हालांकि 1/4 किलोमीटर पर सेकेंड की भी स्पीड हमें इस हाइट पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उस हाइट पे स्पीड की वैल्यू कितनी है, उसके बाद ही हमें बातें समझ में आएगी। तो चेक करो, अच्छा देखो यहाँ पे तो लिख तो दिया, लेकिन लिखते समय जो यहाँ पे हमने सी की वैल्यू प्लेस कर दी, सी की वैल्यू हम प्लेस कर दी, अब पूरी वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर ली। अब भी की स्पीड, प्रॉब्लम आ गई ना, भी की स्पीड 100 किलोमीटर की हाइट पे कितना है, क्या भी की स्पीड 100 किलोमीटर की हाइट पे 1/4 है? प्रीवियस डेटा यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए सी की वैल्यू कुछ और थी, इसके लिए सी की वैल्यू कुछ और थी, क्योंकि इसके लिए हमने n को 4 माना था, जबकि यहाँ पे n की जो वैल्यू है 1.25 बन गई, इसका मतलब सारा प्रॉब्लम की जड़ भी में होगी। अब भी को पता करना मुश्किल है मेरे लिए, तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को यहाँ से हटाया, क्योंकि भी को पता करना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने क्या किया, पूरे एक्सप्रेशन में यहीं तक रहने दिया। अब सुनो, मैं सी को अलग से डिटरमाइन कर लूंगा, ठीक है, और सब कुछ सी के टर्म में लिखना चाहता हूँ। ये यहां तक आने दो, ये बन गया सी n+1 इंटू वाई का पावर n, और भी की जगह पे मैं यहां से लिख सकता हूँ सी, तो सी का स्क्वायर बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा वाई n+1, ये वाई 2n+1 बन जाएगा इंटू कॉस साई बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि इस डेटा को यूज अब मैं यहां पे करूंगा, अपन जी करूंगा, ठीक है, और अब मैं इसको जी से डिवाइड कर दिया, यहां से जी से डिवाइड कर दिया, और मैं जानना चाहता हूं कि इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, ताकि मैं यहाँ पे प्लेस करूं। और ये f/mg की वैल्यू मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, ये किसके बराबर है, 1.25 के बराबर, ये हमारे अकॉर्डिंग 1.25 है। अब इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से निकालना, तो इसमें हमें ये n तो पता है 1.25, y पता है 100 किलोमीटर, n पता है, जी c निकल जाए तो आंसर हो। सी निकालने के लिए मैं फिर इस डेटा की हेल्प के लिए 200 किलोमीटर के हाइट पे पार्किंग के अंदर जो स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड थी, तो इसके जगह मैंने लिखा 8 किलोमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू सी इंटू वाई था 200 किलोमीटर है, लिख लिया, इंटू n+1 1.25 और 1, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा 2.25। तो कंफर्म है कि अब आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो कैलकुलेटर के साथ से मैंने सी को कैलकुलेट किया, तो ये आएगा आपका c इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये आएगा 2, ये सही है ना इतना, और उस हाइट पे n 1.25 ले लिया, ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁵ एंड होल 2.25। तो इसको कैलकुलेट कर देता हूं, अब देखो मैं इसे कैलकुलेट करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास बेसिकली कैलकुलेटर है नहीं, ठीक है अभी, तो इसलिए प्रॉपर कैलकुलेशन मुश्किल है, ठीक है, बट मैं एक रफ डेटा कैलकुलेट कर रहा हूँ, उससे अप्रोक्सीमेट आंसर का आइडिया लगा रहा हूँ। बट अटेम्प्ट करने का तरीका क्या था मैं बता दूं तुम्हें, ये 1.25 मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, dv/dt g, और cos साई मैंने लिख दिया,
अभी डी बाई डी टी जी इसकी ये वैल्यू है, और इस वैल्यूज को मुझे सी की वैल्यू चाहिए। जब तक सी की वैल्यू मिलेगी नहीं तब तक हमारा आंसर ए वाली वैल्यू मिलेगी नहीं। इसके लिए मैं इसका हेल्प ले रहा हूँ। 200 किलोमीटर का हाइट पे अभी जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड था, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड लिख दिया, सी लिख दिया, और यहाँ पे 200 इंटू 10⁻³ 2.25, क्योंकि n है 1.25। अब ये मिल गया। अब इससे सी की वैल्यू निकालते हैं। देखो कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास, इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, एक रफ डेटा है, बट मैं अप्रोच बता रहा हूँ, उससे तुम करना क्वाइट पॉसिबल कि आंसर मैच करे। ठीक है, इसके लिए देखो मैं रफ एक आइडिया लगाने जा रहा हूँ। ये जो आएगा करीब ये 2 इंटू 2 का टर्म है, करीब 4 के आसपास का टर्म है, ये 2 का टर्म बना देगा, लगभग 2 बनेगा इस तरीके से, इंटू ये देखो ये बनेगा करीब 5 दूनी 10 का टर्म आएगा, 10 यहाँ से आएगा, और 1/4 है ना, ये 5 दूनी 10 का टर्म बनेगा, और 1/4 करीब 11 का टर्म ये बनाएगा, जो मुझे तो समझ में आ रहा है कि 5 दूनी 10 और ये 1/4, 5 के साथ 1 बनेगा, 11 का टर्म यहाँ मिलेगा, 11 और ये 3 का टर्म ऊपर है, ये लगभग बन जाएगा 11 ऊपर अगर भेजें तो 3 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये करीब बनेगा -8 का टर्म बना देगा, सी लगभग इसके टर्म में चलेगा। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रखने की कोशिश किया। अब देखना सी की जो वैल्यू आ रही है सी स्क्वायर की, वो बन गई हमारी, लगा दो, सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये बनेगी करीब 2:10⁻16 का टर्म बन जाएगा यहाँ पे, -16, एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और n+1 जो आएगा 1.25, ये 2.25 बनेगा, इंटू वाई, वाई है हमारा 100 किलोमीटर है, तो 10⁻³ कर दिया, इंटू 2n+1, तो इसका डबल कर दो तो 1.25 का जो डबल बनेगा वो बनेगा 5 10 5 2, आई थिंक ये 2.5 बनना चाहिए, 1.25 का डबल 2.5 बनना चाहिए, तो 2.5 आप +1 करोगे तो 3.5 बन जाएगा, इंटू कॉस साई का टर्म मैंने बना दिया। अब एक चीज और देखना, ये जो इसका डेटा आ रहा है, अब मैं यहाँ से इसको हटाने जा रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, इन सब चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ। ये देखना ये बन गया 2, अब ये 2 इसके साथ होगा तो 2 दूनी 4, करीब ये 5.5 बना देगा ये वैल्यू, और ये 16 है, और ये 3 2 5, 5 और 3 15 बनाएगा, ये करीब बन रहा है 10⁻16, और यहाँ बन रहा है 3 त्रिका और 3 2 5 3 15, 15 बनाएगा यहाँ पे, इंटू इंटू एक चीज और है, ये 5 है, ये 3 2 5 है, और 5 के साथ ये 0.5, ये 2.5 का टर्म्स और इससे बना देगा, मतलब 2.5 का टर्म और ही बना देगा। तो अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, ठीक है, बट एक रफ आइडिया में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होने वाला। ये 15, तो ये -1 बनाएगा, ये -1 इसके साथ 1.5 बनाएगा, ये 5.5 इंटू 10⁻1.5 बनेगा, ये पूरा डेटा आ रहा है 5.5 इंटू 10⁻1, और ये 1.5 बना देगा, इंटू कॉस साई बना देगा, कॉस साई। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह पे 5.5 इंटू 10⁻1.5 इंटू कॉस साई बराबर 1.25 माइनस कॉस साई इधर भेज दो, ये बन जाएगा आपका कॉस साई बन जाएगा, और ये आ गया 1.25। अब तुम देख सकते हो ये जो डेटा है ना इससे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 10⁻1.5, ठीक है, ये करीब 10 से ऊपर का डेटा है, ठीक है, 10 मतलब इसको तुम लिख सकते हो, पता है कितना, ये √2 है ना, तो करीब 5 ये 25, ये 10 और √10 बनना चाहिए, √10 का मतलब लगभग 3 के आसपास, लगभग 3 के आसपास, तो 5 3 15, 5 3 15 116, 165, ये लगभग 165 के बराबर है। तो 165 में इस 1 को जोड़ने का कोई खास मतलब नहीं है, तो यहाँ से जो कॉस साई की वैल्यू आती नजर आ रही है, ये आएगी 1.25 डिवाइड बाई 165 के आसपास। तो तुम देख सकते हो ये पूरी वैल्यू बहुत ही कम है, ये पूरी वैल्यू बहुत ही कम जा रही है, तो ये बहुत कम जा रही है। अगर ये बहुत ही कम जा रही है तो मैं कह सकता हूँ कि जो साई अप्रोच करना चाहिए करीब 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करना चाहिए, 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करना चाहिए। अभी एक बार तुम यहाँ पे कैलकुलेटर लगा लेना, ठीक है, जो मुझे कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है लगभग ऐसा समझ में आ रहा है। तो अगर 90 अप्रोच कर रहा है तो हमारा आंसर होगा इट इज 89 डिग्री। इसका मतलब कि ये यहाँ पे जो हो रहा है कि अगर ये अर्थ है और यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी पे जाता है, तो उसके बाद ये करीब वर्टिकल से 89 डिग्री लगभग ऐसे होके घूम रहा है। तो पूरा जो ग्रेविटी है
जो सेंटर की तरफ है, ऐसे सेंटर की तरफ, उस पूरे ग्रेविटी का यूज हम इस मैनोवर के टर्निंग में कर ले रहे हैं, टर्निंग में कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो बाकी जो 200 किलोमीटर की दूरी है, बाकी जो 100 किलोमीटर की दूरी है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते 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 यहाँ पे उसको पा जाए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से ग्रेविटी का यूज हम लोग कर रहे हैं सिर्फ टर्निंग में, और टर्निंग में हम लोग हेल्प ले रहे हैं और हमें कम से कम फ्यूल में हम पार्किंग आर्गुमेंट में स्टैब्लिश कर दें। ओके, इस तरीके से आपने देखा और ये फाइनल आंसर थे, ठीक है। अगर किसी आंसर में कोई डाउट होता तो आप बता देना। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में आपके सामने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सोचकर कि वहां पे मैंने n को 4 मान रखी है, ठीक है, जबकि यहाँ पे मैंने n को चेंज किया। तो वो रीजन था जिसके वजह से मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि डेटा मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि n को आप 4 नहीं मान सकते, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1.25 मानना पड़ेगा, जिसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर 89 आया, ठीक है।